इसके पहले जो हमने अर्थशास्त्र की परिभाषा पढ़ी थी वो एडम स्मिथ और मार्शल की परिभाषा थी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एडम स्मिथ ने माना था कि अर्थशास्त्र केवल धन का शास्त्र है और उसमें केवल धन से संबंधित कार्यों का ही अध्ययन किया जाता है, जबकि मार्शल की परिभाषा में ये माना गया था कि अर्थशास्त्र में मानव कल्याण का भी अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार आर्थिक नीतियों से मानव कल्याण किया जा सके, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र में होता है। तो जैसे जैसे समय बीतता गया बहुत सारी कमियां पुरानी परिभाषाओं में निकलती गई और नई परिभाषाओं का जन्म हुआ। इन्हीं में से एक परिभाषा है जो बहुत ही मानी हुई है, ये दुर्लभता संबंधी परिभाषा कहलाती है। दुर्लभता संबंधी परिभाषा जो है वो प्रोफेसर एल रॉबिन्स ने दी थी और ये 9 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे। 9 प्रतिष्ठित का मतलब ये है कि इसके पहले के जो परिभाषाएं हमने पढ़ी हैं वो प्रतिष्ठित माने प्राचीन अर्थशास्त्रियों की है, और उसके बाद जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री में सुधार की परिभाषाओं में सुधार करते गए वो 9 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहलाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो विचार दिया वो दुर्लभता संबंधी विचार या परिभाषा कहलाता है। और ये जो थे इनका जन्म हुआ था 1898 में और ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए थे। और ये जो है इनका छायाचित्र आप देख सकते हैं, और ऐसे ही आप इंटरनेट में जाके जिस भी अर्थशास्त्री के बारे में पढ़ते हैं उनकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये दुर्लभता संबंधी परिभाषा है क्या। यहाँ पे हम देखेंगे प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों तथा उनके सीमित एवं वैकल्पिक उपयोगों वाले साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। अगर हम इस परिभाषा को तोड़ के पढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, विज्ञान है। वह विज्ञान है, कैसा विज्ञान है, जो लक्ष्यों मतलब जो मनुष्य प्राप्त करना चाहता है तथा उनके सीमित और वैकल्पिक उपयोगों वाले साधनों। इसका मतलब ये है कि जो लक्ष्य मनुष्य प्राप्त करना चाहता है, जो साध्य है उसके, और उसका जो साधन है वो कैसा है, सीमित है माने कम है, और न केवल सीमित है बल्कि वैकल्पिक भी है, मतलब वो एक ही साधन को कई कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है। तो ऐसे लक्ष्य और ऐसे साधनों का जो संबंध है उसमें मनुष्य कैसा व्यवहार करता है कि अगर मनुष्य कुछ पाना चाहे, सरल शब्दों में हम कहें कि अगर मनुष्य जो पाना चाहता है उसका जो साधन है उसके पास कम है, न केवल कम है बल्कि वैकल्पिक है, उसके बहुत सारे विकल्प हैं, तो वो कैसा व्यवहार करेगा, कैसा निर्णय लेगा, किस लक्ष्य में अपने साधन को लगाएगा, इसका अध्ययन जो है वो अर्थशास्त्र में किया जाता है। इनकी जो किताब थी, वैसे तो बहुत सारी किताबें लिखी हैं रॉबिन्स ने, तो 1932 में इनकी जो किताब थी उसमें इस विचार को उन्होंने उल्लेख किया है, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक। इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिक साइंस है ये। तो एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस मतलब अर्थशास्त्र और जो है कहना चाहिए नेचर एंड सिग्निफिकेंस, प्रकृति और पर्याप्तता कितनी है अर्थशास्त्र के सिद्धांत की, इसके बारे में इन्होंने बताया है। और ये किताब जो है वो पब्लिश हुई थी 1932 में। आइए देखते हैं कि परिभाषा की प्रमुख बातें क्या है। प्रमुख बातें ये है कि इसके 4 प्रमुख तत्व हैं। पहला, परिभाषा से हमको ये समझ में आता है कि मनुष्य की आवश्यकताएं जो है वो अनंत है। अनंत है मतलब कभी खत्म नहीं होती, इसलिए जीवन भर मनुष्य लड़ते रहता है, संघर्ष करते रहता है। अगर वो एक इच्छा पूरी करता है तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है, दूसरी पूरी करता है तो तीसरी। इस प्रकार मनुष्य का पूरा जो जीवन है अपने आवश्यकताओं की पूर्ति में निकल जाता है। आप सोचें तो कभी वो निश्चिंत होकर नहीं बैठता कि हाँ अब मुझे किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये आर्थिक क्षेत्र में भी सही है, सामाजिक क्षेत्र में भी सही है कि वो कभी भी
सीधे शब्दों में हम कहते हैं ना कि कभी खुश नहीं रहता, संतुष्ट नहीं रहता, तो हम अर्थशास्त्र में इसको अच्छा भी मानते हैं कि भाई संतुष्ट हो जाएगा तो अर्थव्यवस्था का विकास कैसे होगा। तो पहली चीज़ उन्होंने अपनी परिभाषा से जो स्पष्ट होती है वो ये है कि आवश्यकताएं अनंत होती हैं, अनंत माने कभी खत्म नहीं होती। फिर दूसरी बात यह है कि आवश्यकताओं का समान महत्व नहीं होता। जो आवश्यकताएं होती हैं सब एक जैसे महत्व वाली नहीं होती, कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और कुछ कम महत्वपूर्ण होती है। इसका मतलब यह है कि कुछ को हम तुरंत पूरा करना चाहते हैं, कुछ को हम कुछ समय के लिए टाल सकते हैं। तो प्राथमिकता तय करती है कि कौन सी आवश्यकता ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कौन सी आवश्यकता जो है वो कम महत्वपूर्ण है। तीसरी बात जो परिभाषा से स्पष्ट होती है कि आवश्यकताएं ज़्यादा हैं और साधन जो है वो सीमित है। आवश्यकताएं तो बहुत हैं लेकिन उसकी पूर्ति, यही तो टेंशन है या समस्या है कि भाई आवश्यकताएं तो बहुत हैं, अगर साधन भी उतने रहते तो अर्थशास्त्र की ज़रूरत ही नहीं होती, समस्या समाधान की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन यहाँ पे मुश्किल ये है कि मनुष्य की आवश्यकताएं तो बहुत सारी हैं लेकिन साधन जो है कम है, इसलिए वो सोच में पड़ जाता है कि अपने साधन को किस आवश्यकता में लगाएं, क्योंकि ये आवश्यकता एक तो ख़त्म नहीं होती, दूसरा कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ कम महत्वपूर्ण, तो उसको तय करना पड़ता है कि कौन सी आवश्यकता की पूर्ति करेगा। और चौथी बात ये है कि न केवल आवश्यकताएं कम और ज़्यादा और कम महत्वपूर्ण ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बल्कि एक ही साधन का कई वैकल्पिक प्रयोग है। जैसे कि मुद्रा है, मुद्रा के कई प्रयोग हैं, अब हमारे ऊपर है कि हम अपने किस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मुद्रा को खर्च करते हैं। जैसे कि अगर आपके पास 10 रुपये हैं और आपको लगता है कि आप 10 रुपये से या तो नाश्ता कर सकते हो या तो बस में बैठ के अपने घर जा सकते हो, तो आपको तय करना होगा कि आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नाश्ता करना है कि घर पहुंचना है। तो ये आपके ऊपर है, ये यहाँ पे मानव व्यवहार कैसा होगा, क्योंकि साधन क्या हो गया 10 रुपये और आवश्यकता क्या है 2 है। अब इसमें से किसी के लिए नाश्ता करना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा तो वो नाश्ता करेगा, या और किसी के लिए घर जाना ज़्यादा ज़रूरी होगा तो वो घर जाएगा। तो प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताएं भी अलग अलग होती है और उसकी प्राथमिकताएं भी अलग अलग होती है। इस समय मनुष्य कैसा व्यवहार करता है, सीधे सीधे शब्दों में कि वो सीमित साधन जो कि वैकल्पिक प्रयोग वाले हैं उसको अपनी आवश्यकता की पूर्ति में कैसे उपयोग करता है, इसी बात का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। ये मानना है रॉबिन्स का, और वास्तव में ऐसा होता ही है कि हम इसी में उलझे रहते हैं कि साधन कम है और आवश्यकताएं ज़्यादा है तो कैसे उसकी पूर्ति करें। तो जहाँ जहाँ ये समस्या होगी वहाँ वहाँ अर्थशास्त्र का में अध्ययन होगा इस बात का कि जिस जिस क्षेत्र में समस्या होती है उस क्षेत्र का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। अब विशेषताएं क्या हुई, इसी के आधार पर सीधी सी विशेषता है कि भाई ऐसे में तो अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया। जिन जिन क्षेत्रों में ये समस्या उत्पन्न होगी वहाँ वहाँ अर्थशास्त्र काम करेगा। ठीक है, उसके बाद अर्थशास्त्र में मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सही बात है कि आवश्यकता तो मानव की होती है, साधन को भी कौन साधता है, मानव ही साधता है, तो वो कैसा व्यवहार करता है, ऐसी परिस्थिति में इसका अध्ययन है अर्थशास्त्र में किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रॉबिन्स की परिभाषा भौतिक कल्याण से मुक्त है। भौतिक कल्याण का मतलब है, पहले के अर्थशास्त्रियों ने 2 प्रकार के कल्याण बता दिए थे, एक कल्याण भौतिक होता है और एक कल्याण अभौतिक होता है। तो इस टाइप का कोई वर्गीकरण नहीं किया रॉबिन्स ने। भाई कल्याण तो कल्याण होता है, उसको भौतिक और अभौतिक में हम बांध नहीं सकते। भौतिक माने जो दिखाई देता है, अभौतिक मतलब जो दिखाई नहीं देता है। मान लीजिए अगर आप कोई रोटी के टुकड़े का उपभोग करते हैं तो रोटी का उपभोग करना तो भौतिक कल्याण दिख रहा है, लेकिन उससे कितनी संतुष्टि हुई है अभौतिक कल्याण है। इसको आप कैसे मापेंगे, तो हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते। और इन्होंने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। इसका मतलब ये है, वास्तविक विज्ञान का क्या मतलब होता है, जो वास्तविक स्थिति को दिखाता है, वास्तविक स्थिति को दिखाता है कि क्या है, बस
इसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। क्या होना चाहिए इसके बारे में रॉबिन्स नहीं कहते कि अर्थशास्त्र अध्ययन करेगा, वो बताएगा कि भाई ये साधन है, ये साध्य है, मनुष्य का व्यवहार कैसा होगा ये बताएगा, कैसा होना चाहिए इसके बारे में अर्थशास्त्र चुप रहता है, वो कोई सलाह नहीं देता। ये रॉबिन्स का विचार है दुर्लभता संबंधी। तो ये इसकी विशेषताएं हो गई। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत ही कहना चाहिए अभी तक जो भी हमने विचारधारा पढ़ी या परिभाषाएं पढ़ी उसमें बहुत ही कहना चाहिए तार्किक जो परिभाषा है वो रॉबिन्स की मानी जाती है। दुर्लभता संबंधी परिभाषा इसको कहते हैं, या इसको कहते हैं साधन की सीमितता संबंधी परिभाषा। लेकिन कमियां ये है कि जो क्षेत्र है वो आवश्यकता से अधिक व्यापक हो जाएगा, मतलब जहाँ जहाँ ये समस्या उत्पन्न होगी तो इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। तो अर्थशास्त्र में फिर सभी विषय जो है वो शामिल हो सकते हैं। इन्होंने क्या किया है कि कल्याणवादी विचारधारा को पूरी तरह जो है वो स्वीकार कर लिया है। वो कहते हैं कि यहाँ पे भले वो नहीं मानते कि वास्तविक विज्ञान है कहते, लेकिन वो बता तो रहे हैं ना कि साधन अगर असीमित है, आवश्यकता अगर असीमित है और साधन सीमित है तो वो कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो उसी वस्तु को चुनेगा जो उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो कहीं ना कहीं ये कल्याण से जुड़ी हुई विचारधारा है, जबकि पूरी तरह अपना ही लिया गया है इसको। फिर इन्होंने क्या कहा कि मनुष्य जो है वो उद्देश्यों के प्रति तटस्थ रहता है। अर्थशास्त्र जो है वो उद्देश्यों के प्रति तटस्थ रहता है, मतलब उसको मतलब नहीं है कि मनुष्य क्या चाहता है, वो बस बता रहा है कि मनुष्य कैसा व्यवहार करता है। फिर आलोचना ये भी है कि साधन और साध्यों के बीच अंतर स्पष्ट नहीं किया इन्होंने। साधन और साध्य का मतलब ये है कि जो आज साधन है वो कल साध्य बन जाता है, ऐसा होता है। जो हम किसी चीज़ को पाने के लिए उपयोग करते हैं कल वही हमारा लक्ष्य भी, जैसे मुद्रा जो है आवश्यकता पूर्ति का साधन है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मुद्रा ही साध्य बन जाता है। साध्य मतलब जिसको हम पाना चाहते हैं, लक्ष्य बन जाता है। तो इसके बारे में स्पष्ट अंतर नहीं किया है, रॉबिन्स की परिभाषा में नहीं किया गया है। और इन्होंने माना कि केवल वास्तविक विज्ञान है, वास्तविक विज्ञान नहीं है। ये भी बताता है कि क्या होना चाहिए। अर्थशास्त्र अगर केवल वास्तविक विज्ञान रहता तो वर्तमान युग में तो अर्थशास्त्र का महत्व ही खत्म हो जाता है, क्योंकि पूरी बातें जो मानव कल्याण से जुड़ी हैं वो सब की सब अर्थशास्त्र की नीतियों के माध्यम से जो है वो पूरी की जाती हैं। वो बातें जो मानव कल्याण के लिए आवश्यक है वो आर्थिक नीतियों में अपनाई जाती हैं। तो केवल ये वास्तविक विज्ञान नहीं है। फिर इन्होंने माना कि मनुष्य भाई बहुत विवेकशील है, कि उसको पता है कि कौन सी आवश्यकता की पूर्ति पहले करनी है और कौन सी आवश्यकता की पूर्ति बाद में करनी है। लेकिन ऐसा नहीं है, मनुष्य हर बार इस विवेक से काम नहीं लेता, कई बार वो गलत निर्णय लेता है जिसके कारण उसको भुगतना भी पड़ता है। यहाँ आर्थिक बातें मैं कर रही हूँ, यह प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान में कारण और परिणाम का संबंध पाया जाता है, मतलब आप विज्ञान अगर पढ़ते हो तो आपको स्पष्ट मालूम है कि जैसे पानी है तो पानी कैसे बनता है आप पढ़े होगे, H2O उसका फॉर्मूला रहता है कि भाई 2 परमाणु हाइड्रोजन के और 1 परमाणु ऑक्सीजन के। ये फिक्स है, दुनिया में कहीं भी जाओ, चाहे आप तालाब का पानी लो, चाहे समुद्र का पानी लो, चाहे कुएं का पानी लो, पानी का सूत्र वही रहेगा, नहीं बदलेगा। पानी में जो परमाणुओं की मात्रा है वो वही रहेगी, चाहे आप 1 गिलास पानी लो, चाहे आप पूरे समुद्र का पानी लो। तो जैसे विज्ञान का जो नियम है वो एकदम अकाट्य होता है जब वो साबित किया जाता है तो, लेकिन अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं है। मनुष्य बदलता है, परिस्थिति बदलती है, देश बदलता है, तो आर्थिक नियम भी बदल जाते हैं, क्योंकि वो मानव से जुड़ा है। मानव के मस्तिष्क का कोई भरोसा नहीं है कि पल में क्या हो, पल में कैसा हो। वैसे ही अर्थशास्त्र जो है वो मानव विज्ञान है, इसलिए वो प्राकृतिक नियम की तरह सही नहीं हो सकता। और इन्होंने माना कि समस्या तब उत्पन्न होती है जबकि कहना चाहिए सीमितता हो। लेकिन आलोचक कहते हैं कि कई बार किसी चीज़ की प्रचुरता से भी आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। किसी चीज़ की प्रचुरता मतलब यहाँ पे समस्या क्यों है, साधन कम है, लेकिन कई बार कोई चीज़ ज़्यादा भी हो जाती। कई बार
जो 1930 की मंदी आई थी उसमें सामान जो उत्पादन है, मंदी में पढ़े होंगे कि उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाता है। उत्पादन बहुत ज़्यादा होने से भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इससे क्या है, कीमतें बहुत कम हो जाती हैं। तो जरूरी नहीं है कि सीमितता से ही समस्या हो, किसी चीज़ की प्रचुरता। ये आगे कीन्स के अर्थशास्त्र में इसको स्पष्ट किया गया है। तो पहले के अर्थशास्त्री सीमितता को ही समस्या मानते थे, तो ऐसा नहीं है। फिर भी अगर हम देखें तो वास्तव में ये बात तो है कि जो इकोनॉमी कही जाती, मित व्यय इकोनॉमी के, जैसे कोई व्यक्ति बड़ा सोच समझ के खर्च करता है तो हम उसको बोलते हैं कि बहुत इकोनॉमी बुद्धि वाला है। इसका मतलब यही है कि भाई वो सोच समझ के खर्च करता है। सोच समझ के इसलिए खर्च करना पड़ता है क्योंकि साधन हमारे पास कम है और आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ ये समस्या उत्पन्न हुई वहाँ व्यक्ति को थोड़ा मितव्ययी बन के चलना पड़ता है। वो कैसा व्यवहार करता है, वास्तव में अर्थशास्त्र में हम इसका अध्ययन करते हैं और एक सही आर्थिक दिशा में बढ़ते हैं। और बहुत ही तर्कपूर्ण तरीके से रॉबिन्स ने अपने विचार को रखा है, इसलिए हम इसके महत्व को नकार नहीं सकते। यद्यपि बहुत सारे सुधारों की आवश्यकता थी, फिर भी हम ये नहीं मान सकते कि इनका सिद्धांत, जो इनकी जो विचारधारा है वो पूरी तरह गलत है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग से परीक्षा में भी पूछा जाता है कि रॉबिन्स की सीमितता या दुर्लभता संबंधी परिभाषा को समझाइए। तो आप लोग इसी तरह पॉइंट बना के इसको लिखेंगे।